Namaskar. Welcome to this episode of the Hotspot. I am Rahul Srivastava. We are in Lucknow. हम लखनऊ में हैं. कहावत है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं. Before we dive into the show, just a reminder that this episode of Hotspot is presented by JB Park Consultant. लेट हो गए। The road to power to Delhi passes through Lucknow, the capital of Uttar Pradesh. That is cliched and old, but it's very true. दिल्ली की सत्ता की सड़क लखनऊ से पास करती है, ये बात पुरानी है, लेकिन शायद ये नहीं देखा जाता कि उसके लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, दोस्त को दुश्मन बनाना पड़ता है और दुश्मन को दोस्त। हॉटस्पॉट में आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने शायद बशीर बद्र के शेर को बहुत सीरियसली लिया है कि दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे कि कभी दोस्त बने तो परेशानी ना हो। अखिलेश यादव joins us on this episode of Hotspot. अखिलेश, वेलकम। थैंक यू सो मच। अखिलेश, आपने फाइनली जिसे कहेंगे इंडिया अलायंस की बोहनी आपने करी सीट शेयरिंग की, क्योंकि आपके पहले लग रहा था कि ये अलायंस नाम का होगा मगर सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी कहीं पे भी। तो ये सीट शेयरिंग अलायंस आपने कैसे किया? क्योंकि बंगाल में मना हो गया था, अरविंद केजरीवाल जी को परेशानी थी और लग ये रहा था कि नहीं होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन बना और किसी कारण इंडिया गठबंधन से कुछ लोग छोड़ के चले गए जी। और इधर क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया था, समय कम है, बीजेपी जब तैयारी कर रही है तो मेरी कोशिश थी कि कम से कम सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। जो भी कोई कारण ना हो जिसकी वजह से कांग्रेस सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रही थी, लेकिन जब नीतीश जी उस गठबंधन को छोड़ के गए और उस समय जब मैंने अनाउंस किया कि हमारी 11 सीटों पर सहमति है और लगातार हम लोग बातचीत करेंगे और गठबंधन में जो सीटें बनेंगी उसको हम लोग देंगे कांग्रेस को, और उसका परिणाम ये हुआ कि गठबंधन बना, 17 सीट पे फाइनल हो गया और इसके बनने के बाद और दलों ने भी लेकिन तब हुआ जब आपने ढुलमुल देखते हुए 11 सीटों की घोषणा कर दी कि मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, इसलिए कि कांग्रेस इंतजार कर रही थी किसी बात को लेकर के कि चुनाव की तारीख आ जाए तब गठबंधन हो। यूपी के चुनाव को जीतने के लिए और बीजेपी जैसी पार्टी से लड़ने के लिए तैयारी चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी तभी संभव है जब प्रत्याशी को समय मिले और प्रत्याशी को मौका मिले उसको काम करने का, ज़मीन पर अपनी बात पहुंचाने के लिए। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि आखिरी मौके पे इवेंचुअली प्रियंका गांधी हैड टू स्पीक टू यू, क्योंकि लग रहा था कि नेगोशिएटर्स जो हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इज इट ट्रू दैट उनके कई सीनियर लीडर्स और जिनको इंचार्ज बनाया गया था कांग्रेस का यूपी के लिए, वो बातचीत कर रहे थे। बीच में उन्होंने भी बात की, प्रियंका गांधी जी ने भी बात की। बाद में कुछ तबीयत उनकी ख़राब हुई जिसके कारण वो बात नहीं कर पाई। बाद में जब फाइनल हो गया सीटों को लेकर के तब उनसे बातचीत जरूर हुई और उसके बाद अनाउंस हुआ अलायंस, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारी तरफ से तो सहमति थी, उस तरफ से सहमति आने बाकी थी और उसके बाद सहमति जब बनी तो उसके बाद अलायंस अनाउंस हो गया। Akhilesh, I want to know one thing very interesting. When you were fighting elections in 2017, उसके बाद you fought with BSP and then now you're back with, ये alliance होते कैसे? यानी क्या were you in touch with राहुल गांधी in between these two alliances? क्या बातचीत, SMS exchange, WhatsApp exchange? हाँ, ये सब होता है क्योंकि उनको अपनी पक्ष की बात कहनी है और उनके जो लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे कि वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म, या वो उसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि कभी कांग्रेस इतनी पार्टी थी या उनको इतना वोट मिलता था, उनके पास प्रत्याशी अच्छा है या वो यहाँ काम कर सकते हैं। तो इन सब बातों को करने के बाद नहीं, बियॉन्ड दिस
वर यू इन टच विद हिम कॉन्स्टेंटली? बिल्कुल। लोगों को लगता है कि अचानक चुनाव के टाइम में दोनों मिल जाते हैं, नहीं। यूपी के लड़के खड़े हो जाते हैं, बट इज इट ए फ्रेंडशिप? इज इट दैट बियॉन्ड पॉलिटिक्स आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं? हाँ, बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हैं उसी का तो परिणाम है कि अलायंस हो गया। यानी कभी कभी आप कोई फॉरवर्ड भेजते हैं राहुल गांधी को, या राहुल गांधी कोई? नहीं, वो इतना हम लोग नहीं करते। ये बातें शेयर करने की नहीं है, लेकिन मैं ये फॉरवर्ड अब किसी को कुछ नहीं करता हूँ। नहीं, राहुल गांधी भी नहीं करते हैं? नहीं, मैं उनको भी नहीं करता, उनसे भी कुछ नहीं आता है मुझ पे। अब ये 17 सीटें आपने दे दी हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश को इलेक्शन में पहली बार मैंने 89 का इलेक्शन जो था लोकसभा का कवर किया था। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। 17 सीटें, डज कांग्रेस डिजर्व 17 सीट्स? देखिए, अगर हम अर्थमेटिक देखें या पुराना परिणाम देखेंगे, तो क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और समाजवादी पार्टी का वहाँ पर समर्थन होगा। कांग्रेस के वर्कर्स उतने नहीं है जितने समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का जब साथ होगा उस समय कांग्रेस को अच्छा वोट मिलेगा। एक्चुअली 67 सीट्स उन्होंने लास्ट टाइम लड़ी, उसमें से 63 में जमानत जब्त हुई। विधानसभा के चुनावों में उन्होंने 399 सीटें लड़ी, 387 में जमानत जब्त हुई। यानी लोकसभा पिछले चुनावों में 94% डिपॉजिट लॉस्ट कांग्रेस का, और विधानसभा में 97% डिपॉजिट लॉस्ट। कांग्रेस 2017 में आपके साथ लड़के 7 सीट 6.2% वोट, 2022 में 2 सीट 2.3% वोट। आप ही दे रहे हैं माल, लग रहा है। नहीं, देखिए, यूपी का चुनाव बदल गया है, और जब से बीजेपी यहाँ आई है तब से सब कुछ हिसाब किताब बदल गया है यहाँ का, यूपी का। समाजवादी पार्टी का जिन भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट बहुत है, और जिस तरह की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं यूपी में, उसमें कहीं ना कहीं हमें सब कुछ मिला जुला काम करना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ आने से कम एक परसेप्शन ये बनता है कि नेशनल लेवल पर एक पार्टी आपके साथ आ गई है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि नेशनल लेवल पर कोई मुकाबला कर सकता है बीजेपी का, तो कांग्रेस पार्टी है, तो वो एक एडवांटेज है। यू थिंक दैट पैन इंडिया बीजेपी को लड़ाई देने वाली पार्टी कांग्रेस है? हाँ। इससे समाजवादी पार्टी को भी फायदा होता है कि यू आर द नेशनल लेंस मिलता है आपको एक। हाँ, वो उसके अलावा क्योंकि आपको रीजनल पार्टी है माना जाता है, हमारी पार्टी का बहुत ज्यादा और प्रदेशों में संगठन उतना नहीं है। MLAs head in मध्य प्रदेश, राजस्थान। नहीं, एमएलए एक समय बंगाल, मेंबर फ्रॉम बंगाल। नहीं, एक समय था जब हमारी पार्टी दूसरे प्रदेशों में भी थी जी। लेकिन इस चुनाव में जब हम देखेंगे तो हमें एक नेशनल पार्टी के साथ जुड़ने से कम वो वोट जो बीजेपी को हटाना चाहता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि अगर कांग्रेस भी लड़े, हम भी लड़ें, या और सहयोगी दल लड़ेंगे, तो वो वोट जो बीजेपी के खिलाफ है वो अलग अलग क्यों हो। अमेठी की देखिए, अमेठी की सीट आपने दी है। अमेठी में आप कई सालों से उनको बख्श रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के कॉन्टेस्ट में डिस्पाइट आपका साथ देने के बावजूद राहुल गांधी हार गए। राहुल गांधी हार गए थे पिछली बार। कोई गलती कर रहे हैं वो ऐसी जिसके कारण कांग्रेस को ऐसा लॉस हो रहा है? ये सीट वो है जहाँ पूरा परिवार लड़ा है। देखिए, बीजेपी जब से उत्तर प्रदेश में आई है और जब से प्राइवेट कंपनियां या बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर कर करके इलेक्शन मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ है, उसमें कांग्रेस पीछे छूट गई है। समाजवादी पार्टी इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना संगठन है, समाजवादी पार्टी का ग्रास रूट पर लोग हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ न जाने कितने सालों से काम कर रही है, विधायक हमारे जीतते हैं। क्या ये शायद आप कहना चाह रहे हैं कि पैसा ही नहीं, संगठन बना के रखना पड़ेगा? कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया। हाँ, कांग्रेस का जो संगठन कभी रहा होगा, अब कांग्रेस के पास वो संगठन नहीं है, और संगठन नहीं है उसी का परिणाम ये है कि आज कांग्रेस का ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो भी 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, ईमानदारी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन उनका साथ देगा और गठबंधन का पूरा वोट उन्हें मिलेगा। अमेठी में विधानसभा में 5 में से 4 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, 5 में से 4। रायबरेली में बीजेपी के पास 3 है, समाजवादी पार्टी के पास 2। ज़्यादातर तमाम सीटें, इलाहाबाद बहुत खूबसूरत सीट है साहब, प्रयागराज। अगर कहूँगा तो लोग मेरे को कहेंगे कि आपने प्रयागराज क्यों नहीं बोला। मेरी पैदाइश इलाहाबाद प्रयागराज की है। 1984 से कांग्रेस नहीं जीती है, तो आपने उनको सीट दे दी। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी को वहाँ विधायक है।
हाँ, समाजवादी पार्टी का है। तो अगर आप किसी तो आपने क्यों नहीं ली वो सीट? ना किसी, भाई उनको नंबर तो दिखाना पड़ेगा ना। अब इतनी बड़ी पार्टी है और नंबर कम होगा तो और स्टेट में क्या फेस करेंगे वो? तो कम से कम उनका जो पूरा गठबंधन का प्रयागराज में पिछले चुनावों में 2019 में 55.5% बीजेपी, 35% समाजवादी पार्टी और बीएसपी। इतना कांग्रेस पार्टी मेयरली 3.5%। क्योंकि चुनाव, यानी अब आपको 3.5% की पार्टी को 50% से ऊपर ले जाना है अखिलेश जी। तो ये चुनाव बदला है और चुनाव का लड़ने का तरीका बदला है, मुद्दे बदले हैं। तो बीजेपी ने जो अपना वोट बैंक बढ़ाया है वो कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 50% से ऊपर लेकर गए हैं। अगर हम प्रयागराज का ही जो इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, हाँ, तो 50% से ऊपर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है यूपी में जहाँ पर वो 50% के लगभग वोट पा रहे हैं। कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी 63% पढ़ने वाला वोट पा रहे हैं। तो ये अगर पढ़ने वाला वोट, बनारस 63%, यस, मैं वही कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी एंड बीएसपी अगेन वाज द नंबर 2। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जो मुद्दे और बीजेपी ने जो काम किया है, जो बीजेपी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल सपोर्ट या जो प्राइवेट कंपनीज को हायर कर करके जो आजकल एक नया इलेक्शन मैनेजमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, उनका सहयोग लेकर के वो काम करते हैं। और हर आदमी को मार्क कर दिया उन्होंने, वोटर लिस्ट से मार्क किया है, इश्यूज मार्क कर लिए, इश्यूज क्या बोल रहे हैं वो सब उनके पास एनालिसिस है, डेटा पे काम कर रहे हैं। तो एक उनका काम करने का तरीका है। समाजवादी पार्टी का बहुत ट्रेडिशनल का तरीका रहा काम करने का, लेकिन हाँ, लेकिन जो 55% या 63% जो हम लोग देख रहे हैं, जो मुद्दे अब सामने आ रहे हैं, मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि जब सरकार को भर्ती करानी थी तो सरकार ने भर्ती पे दावा ये किया कि सबसे सुरक्षित भर्ती होगी, पेपर लीक नहीं होगा, सब बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। 60 लाख बच्चे लगभग आए थे पुलिस भर्ती में और 60 लाख बच्चे जो घर गए लौट करके, तब उन्हें पता लगा ये तो पेपर पूरा लीक था। 7 पेपर लीक्स इन द लास्ट सिंस 2017। 9 है कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 9 पेपर लीक हुए हैं सरकार के। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पुलिस भर्ती थी सबसे बड़ी भर्ती हुई, लगभग 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 2 दिन में अपीयर हुए, अलग अलग टाइम में बच्चे अपीयर हुए और पेपर लीक था वो। तो बच्चों ने विरोध किया। जो नया गणित बनने जा रहा है या जो भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉकिंग होने जा रहा है कि अगर हम 60 लाख बच्चों को माने और उनके माँ बाप को ही केवल हम गिने तो 3 सदस्य मान लीजिए एक परिवार के जो खिलाफ हैं बीजेपी के, तो 60 × 3 1 करोड़ 80 लाख हुए। और 1 करोड़ 80 लाख अगर हम डिवाइड करें 80 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में तो 2,25,000 का गणित बनता है। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,25,000 केवल एक मुद्दे की वजह से नाराज हैं, अभी तो महंगाई का सवाल है, अभी जो अपराध बढ़ा है उसका सवाल है, अभी भ्रष्टाचार का सवाल है। तो अगर ये मुद्दे सही तरीके से ग्रास रूट तक पहुंचाए जाएंगे, यानी आप कह रहे हैं कॉमन नैरेटिव बनाएंगे कांग्रेस, बिल्कुल। लेकिन क्या कोई सीएमपी के चांसेस हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आप लोग लाएंगे? क्योंकि समय आने पर कोई ना कोई इस तरह का एजेंडा हमें तैयार करना पड़ेगा, मैनिफेस्टो तैयार करना पड़ेगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई बने जिससे हम जनता को जोड़ सकें। जैसे समाजवादी पार्टी की मांग है कि अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, जिन लोगों का 10 या 15 लाख करोड़ कर्ज माफ हुआ उनको फिर कर्ज दिया जा रहा है, तो हमारे किसानों को वो सुविधा क्यों नहीं, हमारे किसानों को कर्ज माफ क्यों ना हो। दूसरा, ये जो बेरोजगारी इतने बड़े पैमाने पे, इसका क्या रास्ता निकालेंगे हम कि नौकरी कैसे खत्म हो, मतलब नौकरियां कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले। आप हर चीज को बेचे जा रहे हो, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, तो आखिर उससे क्या नौजवानों को नौकरी मिलेगी। अखिलेश, एक मुद्दे पे वापस आते हैं। एक बड़ी पार्टी है जिसका नेता जो है वो अपने आप को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं मानता, लेकिन एक छोटी पार्टी है जो कि बहुत स्ट्रगल कर रही है, उसका नेता, उसकी पार्टी एक तरह से उसके अपने नेता को प्रोजेक्ट करती है कि वो हमारा पीएम प्रोबेबल है। एक ऐसे कॉन्टेस्ट में जहां पीएम फेस जो होता है मैटर करता है, ये आप मानेंगे कि लीडर्स मैटर, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक परेशानी आपको यहाँ आएगी? लेकिन अगर हम पुराना इतिहास उठा करके देखें तो कई बार सरकारें बनी हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का नाम आया है जी। तो ज़रूर नहीं कि हम प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ें, अगर मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और अगर आप सीट ले आते हैं तो सीट ले आते हैं, ये प्रधानमंत्री का पद ऐसा है जो बाद में भी तय हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक सिग्नल देना पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और या रायबरेली सीट परिवार को लड़नी पड़ेगी? वो एक प्रेजेंस जरूरी है, अदरवाइज ये हो जाएगा कि ये लोग कांग्रेस अलायंस में भी है। ये बात कहाँ से आ गई कि उनके परिवार के लोग नहीं लड़ रहे हैं?
अभी तक तो जो हमारी जानकारी है, सूचना है कि परिवार का कोई ना कोई सदस्य वहीं से लड़ता है, क्योंकि उनकी फैमिली ट्रेडिशनल सीट है वो, तो अंततः कोई ना कोई उनके परिवार का ही वहाँ चुनाव लड़ेगा। परिवार मीन्स फ्रॉम द गांधी नेहरू फैमिली। हाँ, कोई परिवार का ही लड़ेगा। बोथ द सीट्स। वो आपको लगता है कोई सिग्नल मिला है कि अभी नहीं मिला है, डिसीजन नहीं हुआ है अभी? मैं समझता हूँ कांग्रेस उस बात में तय कर लेगी, क्योंकि ये कांग्रेस का विषय है और कांग्रेस के पास सीट है, कांग्रेस की बहुत पुरानी ये सीट है, तो उसी में कोई तय करेगा। मुस्लिम सीटें भी आपने काफ़ी कांग्रेस को दी हैं। ये क्या हो रहा है कि मुस्लिम सीटों पे भी बीजेपी जीत रही है? They have won several seats in the last few years. नहीं, ये सवाल मुस्लिम सीट्स का नहीं है। कुछ सीटें हैं जो कभी कांग्रेस की रही या कांग्रेस के पास लीडर हैं, या जो लीडर है वो अप्रोच कर रहे हैं कांग्रेस को और उन्हें ये लगता है कि समाजवादी पार्टी से ये सीट मिल जाएगी तो वो चुनाव जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि जगह जगह उनको सीट दें, जिससे ये लगे कि अलायंस हुआ है, हर जगह कांग्रेस दिखाई दे रही है। लेकिन एक उसमें जैसे सहारनपुर में एक मसूद साहब हैं, वो थोड़े बयानबाजी ज़्यादा करते, तो क्या कांग्रेस से आप कहेंगे थोड़े बयानबाजियों पे जरा जो है ना थोड़ा चेक लगाया जाए? नहीं, जो उनके लोग हैं वो बयानबाजी केवल सबके लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए भी बयानबाजी की है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग भूल गए। हमें उम्मीद है कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो अपने बयानों को भूल जाएंगे ऐसे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बताइए कि राहुल गांधी ने भी कमेंट कर दिया एक वो ऐश्वर्या राय जी पे, नोइंग दैट जया बच्चन इज पार्ट ऑफ द समाजवादी पार्टी परिवार। मुझे लगता है कि भविष्य में ये बात नहीं आएगी और जब कभी मेरी मुलाकात होगी तो मैं उससे कहूँगा कि इस तरह अवॉइडेबल बयान न दिए जाएं, और खासकर महिलाओं को लेकर के हमें बहुत सावधान होना पड़ेगा क्या बात हम कह रहे हैं। आपने 32 सीटें जो अनाउंस की हैं उसमें से 18 कैंडिडेट ओबीसी को दिए हैं। इज दिस इलेक्शन, ये इलेक्शन इसलिए भी है कि आप अपने उस ओबीसी बेस को रिक्लेम करना चाहते हैं? नहीं, ओबीसी समाजवादी पार्टी का हमारे साथ समर्थक रहा है, समर्थक अभी से नहीं, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, और हमारा सिद्धांत ही है कि हमें उन लोगों का साथ देना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे हैं। तो ये जो पिछड़े की राजनीति या ओबीसी की राजनीति समाजवादी पार्टी और नेता ने हमेशा की है, और पीडीए एक नया नारा दिया जिससे कि हम सभी लोगों को उससे जोड़ सकें। पीडीए के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, थोड़ा जनता के लिए बता दीजिए कि पीडीए क्या है सुनने वालों के लिए। देखिए, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो उसी तरह का चुनाव है जो एक बार कभी समुद्र मंथन हुआ था। इस बार ये संविधान मंथन का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग होंगे जो संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। रक्षक और भक्षक का बीच का चुनाव है। इस बात में इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ प्राइवेट हो रही है, नौकरियाँ हैं नहीं। अगर नौकरी नहीं होगी और आरक्षण नहीं होगा तो पिछड़ों को हक और सम्मान कौन दिलाएगा? तो इसीलिए पीडीए का नारा केवल इसलिए नहीं है कि हम वोट लेना चाहते हैं, समय आने पर उन्हें हक अधिकार मिलें। आज बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है उसके तहत जो नौकरियां मिलती थी, जिसमें आरक्षण था, उस आरक्षण को छीन रहे लोग। ये जो नौकरियां खत्म हो गई इसलिए खत्म हो गई कि इन्हें आरक्षण देकर के पिछड़ों को भी नौकरी देनी पड़ेगी, दलित भाइयों को भी नौकरी देनी पड़ेगी। ये नियति नहीं है इनकी नौकरी देने के लिए। इसलिए पीडीए नारा है जो एनडीए को हराएगा, और पीडीए में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई हैं, आदि आबादी है, और जो अगड़े हैं, जो दुखी हैं, वो भी इसके हिस्से हैं। लेकिन जब आप ओबीसीज के लिए ज़्यादा हक की मांग करते हैं, ये जब मंडल कमीशन आयोग लागू किया गया था वीपी सिंह जी के द्वारा, उस समय पे देखा गया था कि एक पोलराइजेशन हुआ था ओबीसी वर्सेस द अपर कास्ट। क्या आपको नहीं लगता कि ज़्यादा एम्फेसिस ओबीसी पे होने पे आपका एक वर्ग है जिसमें आपको अपर कास्ट के ठाकुर, क्षत्रिय और तमाम लोग वोट देते हैं, आपने तमाम लोगों को पिछले चुनाव में सीट टिकट भी दिए थे, उनको नुकसान नहीं हो जाएगा अपर कास्ट? क्योंकि वो फील करेगा कि आप लोग राहुल गांधी के कास्ट सेंसस के एजेंडे को लीड कर रहे हैं। समाज में बहुत सी चीज़ें डाइल्यूट हो गई हैं, और डाइल्यूट इसलिए हो गई हैं कि जब अगड़ों को 10% आरक्षण दिया गया तो पिछड़े किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि पिछड़े लीडरशिप और पिछड़े लोग भी महसूस करते हैं कि अगड़े में भी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पीछे हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उनको भी आरक्षण का विशेष अवसर मिलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया और सरकारों ने दिया तो इसमें किसी भी पिछड़े ने आवाज़ नहीं उठाई। तो कम से कम समाज में वो संतुलन बन गया है। समाज ये महसूस करता है कि हाँ, अगर आरक्षण है तो इससे जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें मिलेगा। और जो मंडल कमीशन है, जो मंडल कमीशन की जो प्रस्तावना है, उसमें हम देखें, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। जो कोई भी जब कभी भी मंडल प्रस्तावना को पढ़ लेगा
वो महसूस करेगा कि भाई हमने आरक्षण क्यों दिया जात के आधार पे। आरक्षण इसीलिए दिया क्योंकि उस प्रस्तावना में है कि हम जात के आधार पे पिछड़े हैं, इसीलिए कि जात के हिसाब से आरक्षण मिला है। और फिर जब आरक्षण अगड़ों को मिला, 10% जब अगड़ों को आरक्षण मिला, तो पिछड़े और दलित ने किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो जो नई बात निकल करके आ रही है, आज हर वर्ग के लोग चाहते हैं उन्हें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। अगड़े ये सोचते हैं कि हम आबादी में ज़्यादा हैं, इसलिए हमें आबादी में ज़्यादा होने के कारण हमें ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। पिछड़े ये सोचते हैं आबादी में हम ज़्यादा हैं, हमें आरक्षण अपनी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए। तो ये जो नई बहस छिड़ी है, और ये चमत्कारी देखिए लोकतंत्र में कि कांग्रेस भी, जिसने कभी जाति गणना रोकी, जिसने कभी आरक्षण नहीं होने दिया, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जाति गणना हो और आरक्षण मिले जो लोग पीछे छूट गए हैं। और वो कई बार आंकड़े भी दे रहे हैं, जो आंकड़े कभी समाजवादी लोग देते थे कि प्राइवेट में इतने लोग अगड़े हैं, या प्राइवेट में पिछड़े हैं ही नहीं, या बड़ी बड़ी संस्थान जो बनी हैं प्राइवेट हैं, या जो वाइस चांसलर अपॉइंट हो रहे हैं, या वाइस चांसलर के अपॉइंट होने के बाद जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उसमें न पिछड़े हैं न दलित हैं। तो हम कहते हैं कि पीडीए है ही नहीं। तो अगर हम पीडीए का देखें उदाहरण के लिए, अगर हम जेएनयू देख लें, सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन है दिल्ली की, तो उसमें पीडीए की कितना होगा, स्टाफ पीडीए का कितना होगा, 15% होगा। सीटें वैकेंट रहती हैं, 15% होगा। अगर हम उसका पूरा कैलकुलेशन करें तो 15% से ज़्यादा नहीं निकलेगा पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाई लोग। अगर हम वही विश्व बीएचयू को देखें आंकड़े, तो बीएचयू में भी 13% से ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम पूरा देखें यूपी का। अखिलेश, लेकिन एक कमेंट जो था राहुल गांधी का, उसने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक समय के पहले बैकवर्ड नहीं थे। ऐसे तो इस देश के अंदर बड़ी सारी जातियां बाद में जुड़ी हैं बैकवर्ड लिस्ट के अंदर। क्या आपको लगता है कि इस कंफ्यूजन को में नहीं रहना चाहिए? जो लोग चाहे जब भी शामिल हुआ हो लिस्ट में, वो बैकवर्ड है। देखिए, पूरे देश में इस बात की बहस समय समय पे चलती है कि एक जाति यहाँ पिछड़ी है, एक जाति दलित है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई पिछड़े में है, वो दलित में है, वो दलित में हुआ है यहाँ पिछड़े में। तो कुछ जातियाँ दलित में जाना चाहती हैं, कुछ जातियाँ पिछड़ों में शामिल होना चाहती हैं। तो कम से कम मैं समझता हूँ जाति जनगणना अगर होगी, जाति जनगणना होगी, तो उसके आधार पर किसका कितना हक होना चाहिए, किसकी आबादी का आबादी हिसाब से उसे हक और सम्मान मिल ले, तो शायद उसके पक्ष में सब लोग हैं। एट दिस क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा इस समय पे कि हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं लखनऊ में। ये बहुत खूबसूरत सा शिल्पग्राम है, और इस वेन्यू को मैंने इसलिए चुना क्योंकि इस शिल्पग्राम का निर्माण अखिलेश यादव ने अपने टेन्योर में मुख्यमंत्री किया था। अखिलेश, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दिस? थोड़ा सा ये भी बताइए। ये शिल्पग्राम इसलिए बनाया गया था कि आर्टिसंस को एक जगह मिले और वो अपना सामान लेकर के आएँ। कम से कम यहाँ पर कंटिन्यू पूरे साल उनका सामान बिक सके, उन्हें कीमत मिल सके। अक्सर जो गरीब आर्टिसंस हैं, उनके पास वो जगह नहीं है जहाँ पर अपना बना हुआ सामान बेच सकें या सही कीमत मिल सके। मार्केटिंग का उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। काम अच्छा करते हैं, मान लीजिए महोबा है उदाहरण के लिए, तो प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, तो एक प्लेटफॉर्म उनको दिया लखनऊ राजधानी में, और सरकार की तरफ से दिया कि ये फ्री होगा, और जो सामान लाएंगे वो भी कहीं ना कहीं रखने का इंतज़ाम होगा। तो आर्टिसंस के लिए, हमारे जो बुनकर भाई हैं उनके लिए, जो समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक जगह दी थी, और वो ऐसी बनाई जिससे कि कोई बड़ा बाज़ार भी लखनऊ का हो उससे सुंदर और अच्छा हो। तो ये समाजवादियों की बनाई हुई थी। समाजवादी सरकार में भी यहाँ कई बार आर्टिसंस आए हैं, यहाँ के बुनकर भाइयों का काम हुआ है, मेला लगा है। पहली कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में पहली बार यहाँ दिव्यांग लोगों का एक एग्जीबिशन होने वाला है, जो कि अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे शो ऑफ करें। यू हैप्पी दैट मिस्टर शिवपाल यादव इज बैक फुल्ली आपके साथ? आपके चाचा शिवपाल जो पूरी तरह से आप साथ हो गए हैं। नहीं, अच्छा है उनके आने से। और जो बिखराव था, जो कभी कभी समाजवादी परिवार में 2-4 बातें होती थी, वो बातें खत्म हो गई। यू मिस मुलायम सिंह यादव जी? नेताजी को मिस करते हैं? फर्स्ट इलेक्शन विदाउट हिम। हाँ, ये बात तो है कि नेताजी रहते तो गाइड करते हैं हम लोगों को, और प्रेजेंस, हाँ, प्रेजेंस से ही पावर, ताकत मिलती है, उनके रहने से ही सब हिम्मत बढ़ती है हम लोगों की। लेकिन नहीं है तो कम से कम उन्होंने इतना कुछ विरासत में दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी है समाजवादियों की कि जो उन्होंने विरासत में दिया है समाजवादी आंदोलन, उसको और मजबूत करें और बढ़ाएं आगे। Will you send this message to all the people who are voters that the party remains in the core what मुलायम सिंह यादव had fixed up? दो वो जो कोर वैल्यू थी, यानी हालांकि उसमें एंटी कांग्रेसिज्म भी था। हाँ, नहीं, नेताजी की जो शुरुआती दौर की राजनीति थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी,
लेकिन उतनी ही ताकत से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष किया। क्योंकि अगर उन्होंने गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, वहीं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ भी उन्हें कई मौक़ों पर लड़ना पड़ा और कई मौक़ों पर उन्होंने जोखिम उठा करके इस देश का संविधान के तहत काम किया उन्होंने। तो आपकी पार्टी की दो प्रॉब्लम, एक थोड़ी दबंगई की आदत आपके लोगों की जो कि जनता बुरा मानती है, और दूसरा पिछली बार देखा गया चुनाव में कि रैली में भीड़ आ रही है, रोड शो में भीड़ आ रही है, मगर आपके ए बूथ पे भी लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं या कार्यकर्ता लोगों को ले जा रहा है। क्या आप अपनी पुरानी मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहे हैं अखिलेश? इधर जब से 2022 का चुनाव हारे और हमारे कार्यकर्ताओं को लगा कि सरकार बन जाएगी, बनने को थी, एक तो प्रशासन ने जो धोखा दिया और जो सरकार ने दबाव बनाया जिसके कारण नहीं बनी, और दूसरा कारण ये भी था कि हम लोग बहुत खुशी में थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ हमारा इतना समर्थन है, हमें वो काम जो बूथ पे करना चाहिए था वो नहीं किया। वो हम लोगों ने सबक सीखा है पिछले महीनों से, जब से समाजी सरकार नहीं बनी है। हम लोगों ने पार्टी का बूथ स्तर पर जो संगठन होता है उसको बेहतर किया है, कार्यकर्ताओं ने पीडीए पंचायत की है, बहुत सारे हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पीडीए पंचायत कर करके लोगों को जोड़ा है। जो और वर्ग के लोग थोड़ा नाराज़ थे उनको साथ लाए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जो ज़मीनी काम किया है, मैं समझता हूँ उसका परिणाम आपको 2024 में दिखाई देगा कि जहाँ पर लोकसभा सीटें आपको बढ़ती नजर आएंगी। मैं सब व्यूअर्स को एक बात बताना बड़ी इंटरेस्टिंग चाहूँगा कि अलायंस को छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस 2022 के चुनाव में 111 सीटों का 32% वोट का था। बीजेपी को 255 मिली थी, 41% वोट मिला था। यानी समाजवादी पार्टी जब अकेली लड़ी थी, इट हैड रिकॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द लास्ट ऑल द इलेक्शंस। अखिलेश, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, ठीक बात है। तो ये ख्याल नहीं आया कि अकेले लड़ना? कई बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़रूरत पड़ती है दलों को साथ लाने में। फिर बीएसपी क्यों नहीं आई? बीएसपी के साथ भी हम लोग लड़े हैं, बीएसपी का भी अनुभव हम लोगों के साथ है। अच्छा था? अब नहीं था? अब जो था वो समय निकल गया, लेकिन मैं समझता हूँ जो संगठन समाजवादी पार्टी ने आज तैयार कर लिया है और जिस तरीके से लीडरशिप, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में पहले रही हो या और दलों में रही हो, वो आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी है और उस लीडरशिप के साथ और समाजवादी पार्टी का संगठन पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ेगा और जो मुद्दे की बात पीडीए की आवाज़ उठाई है उसका साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाएगा। व्हाट अबाउट ओम प्रकाश राजभर जी, वो छोड़ गए? नहीं, ऐसे तो बहुत सारे पार्टी से जुड़े और पार्टी का साथ छोड़ के चले गए, लेकिन उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी पार्टी की ताकत का उन्होंने लाभ तो उठाया, हाँ, लेकिन पार्टी को जो मिलना चाहिए था वो पार्टी को नहीं दिया। इस बार ये फिनोमेना क्या है कि हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे अब हो गए हैं जो कि मेरा मानना है कि अब सब वो दल भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कैसे संतुष्ट करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। जब वो संतुष्ट हमारे साथ नहीं हुए तो वहाँ भी नहीं होंगे। बट देन देयर इज वन लीडर जिसके बारे में आपने कहा था पढ़ा लिखा आदमी है, यू सेंट हिम टू राज्यसभा। अखिलेश, आपने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेज दिया और एक भारत रत्न चरण सिंह जी को मिलना चाहिए था। ये कांग्रेस की गलती है कि बहुत सारे विपक्ष के नेताओं को कभी सम्मान नहीं मिला। इवन मुलायम सिंह यादव जी, उनको सालों तक सीबीआई के केस में मैनिपुलेशन के लिए समाजवादी पार्टी को इस्तेमाल किया गया, मगर कभी सोचा नहीं गया। उधर बीजेपी को नहीं देखिए कि बीजेपी ने हैज़ रिवॉर्डेड चरण सिंह जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर, फार्मर्स के बड़े नेता थे। ये आप अच्छा मानते हैं चरण सिंह जी को अवार्ड मिला? ये अच्छी बात है कि सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया वो पूरे देश के किसानों को सम्मान दिया जी। चौधरी चरण सिंह जी के साथ साथ भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया। ये सम्मान किसानों का भी है। जहाँ चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान हुआ है वो किसानों का सम्मान हुआ है। जहाँ तक आरएलडी का छोड़ के जाने का है, जब विधायक मेरे पास आए थे, उनके 9 के 9 विधायक आए थे, उनसे मैंने यही कहा था कि अब राज्यसभा में भेज रहा हूँ लेकिन हमारा साथ देते रहना। लेकिन बीजेपी के खेल में आरएलडी हमें साथ छोड़कर चली गई। अब हम देखते हैं कि उन्हें क्या मिलता है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से। 37 वोट मिले उन्हें? 9 विधायक थे। 9 विधायकों वाली पार्टी को राज्यसभा में कितने? 37। 9 विधायकों की पार्टी को आपने भेज दिया राज्यसभा में।
दुख होता है इस तरह के। इस देखिए क्या है कि एक राजभर जी जैसे छोटी पार्टियां जो जुड़ती हैं बात अलग है, मगर जयंत चौधरी जैसे नेता कम विद लेगेसी, चरण सिंह, अजीत सिंह जी, ऐसे अलायंस टूट में जिसमें आप लोग साथ में खड़े हों, ऐसे अलायंस टूटने में दुख तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग सीखते बहुत है राजनीति में और सबक मिलता है। ये सीखने की लाइन लंबी चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मौर्य जी का अपना रहा होगा, कुछ नया तरह का कुछ करना चाहते होंगे, यानी इसलिए वो साथ छोड़ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो कुछ। मुझे लगता है कि वो राजनीति का नया कोई एक्सपेरिमेंट में बीच में वो हिंदू सनातन धर्म, रामचरितमानस, तुलसीदास, हिंदू धर्म सबको गाली दे रहे थे। वो पता नहीं क्यों किसी और नए रास्ते पर हैं। अच्छा, बीजेपी पे आ जाएं। 3 लाइन है उनकी, 3 नारे हैं, राम, राशन और रिप्रेजेंटेशन। भगवान राम मंदिर तो हो ही गया, राशन मतलब जो फ्री अनाज बांट रहे हैं या लाभार्थी की जो स्कीम है, रिप्रेजेंटेशन वो कहते हैं कि साहब ओबीसीज और बैकवर्ड्स के लिए जो हमने किया है वो अद्वितीय है। देखिए तीनों मुद्दे हैं। प्रभु राम का मंदिर बन गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को बधाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद प्रभु राम का मंदिर बन गया वहाँ पर, और सब इसके पक्ष में है, अब कोई उनके खिलाफ नहीं है। और अगर प्रभु राम से उन्हें वोट मिलना पड़ता, और जो लोग ये दावा करते हैं कि दुनिया में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो सोचो 80 करोड़ लोगों को ये राशन देना पड़ रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो ये बताइए 5वीं दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। और फिर जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, उनके अधिकार छीन कर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप, उनका अधिकार छीन रहे हैं आप। यानी ओबीसी वालों को आप कह रहे हैं कि जिनको मंत्री बना देते हैं मगर उनके वर्ग के लोगों को नौकरियां नहीं देते हैं। नौकरी आप देखिए 69,000 बच्चे जो शिक्षक भर्ती में थे, आज तक उनको आरक्षण की नहीं मिल पाया। वो लगभग कई साल से धरने पर बैठे हैं, और इस सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अधिकारी हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आपको आरक्षण के हिसाब से नौकरी मिलेगी। लेकिन क्या है, नहीं मिल रही उनको नौकरी, आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है उनकी। आपके अभी जो भर्ती निकली 60 लाख, और इसलिए भर्ती बंद कर दी क्योंकि इन्हें नौकरी देनी पड़ती, नौकरी देनी पड़ती तो आरक्षण मिलता। लेकिन मंदिर का इम्पैक्ट नहीं होगा आप लोगों को लगता है? अगर इम्पैक्ट पड़ा होता तो इन्हें विधायक तोड़ने पड़ते। आप इनको विधायक दूसरी पार्टी से लाने पड़ते हैं। अगर इतना ही इनको कॉन्फिडेंस होता उस मुद्दे पर, प्रभु राम के मंदिर पर, तो इन्हें क्या दूसरों के विधायक तोड़ने पड़ते, दूसरे दलों को लालच देना पड़ता। मंदिर तो आप भी बनवा रहे हैं एक। नहीं, मंदिर हमारा बन रहा है, लेकिन बताना चाहेंगे उस बारे में? अभी तो इतना ही है कि मंदिर बन रहा है, लोग हमें चंदा दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। कोशिश होगी 1-2 साल में उसको बना करके तैयार कर दें। एक उसके लिए पत्थर कहाँ से आ रहा है? उसकी पत्थर की भी एक कहानी है। पत्थर कन्याकुमारी से आ रहा है, और उसी तरीके से बन रहा है जैसे हमारे पौराणिक वैदिक काल में या वेद में लिखा है कि मंदिर का निर्माण ऐसे होना चाहिए। तो बिना स्टील के, बिना लोहे का कुछ लगाए हुए, और उसी पुराने पत्थर से मंदिर बन रहा है। बीएसपी अलग कंटेस्ट करेगी, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट क्रिएट करेगी, वो जीतने के लिए खेल रही हैं कि? बीएसपी के जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं उसमें उनकी कोशिश होती है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे लाभ पहुंचे। यानी यू आर सेइंग दैट शी इज प्लेइंग टू बैड बेनिफिट। अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें ज़्यादातर जहाँ अलायंस हुआ था उसमें तो साथ थे हम लोग, लेकिन ज़्यादातर चुनाव ऐसे हुए हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी उतारती है। अखिलेश, इस प्रदेश में और भी बहुत कुछ हो रहा है राम मंदिर के अलावा। ये ज्ञानवापी का मुद्दा गर्म हो गया है अब। बीजेपी नहीं चाहती कि बेरोजगारी पर बहस हो, बीजेपी नहीं चाहती कि महंगाई पर बहस हो। बीजेपी ने बड़े बड़े आयोजन किए हैं, इन्वेस्टमेंट मीट की इन्होंने, डिफेंस एक्सपो किया, फिर उन्होंने G20 किया, उसके बाद अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की। इन सभी कार्यक्रमों और आयोजनों में प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति आए, बड़े बड़े उद्योगपति आए, लेकिन ज़मीन पर क्यों नहीं दिख रहा वो? तो जो इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है उसको छिपाने के लिए ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। इन्होंने कहा ज़ीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर, हर दिन हत्याएं हो रही हैं, हर दिन आपके घटनाएं हो रही हैं। अगर हम NCRB का डेटा देखें तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। बीजेपी के पिछले दिल्ली और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की वजह से देश का आंकड़ा जो NCRB कहती है 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। तो ये अगर 1 लाख किसान आत्महत्या करें, किसान धरने पर बैठा हो, आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं, और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि आप गांव के बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने पूरा सर्वे कराया,
डेटा निकलवाया और देखा कि जिस परिवार का बेटा फौज में भर्ती हो गया उस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, उसका समाज में सम्मान बन गया। इन्होंने जानबूझ करके उस पक्की नौकरी को रोक करके अग्निवीर जैसी व्यवस्था लेकर के आए। उसके खिलाफ है, कोई नौजवान नहीं चाहता कि इस तरह की व्यवस्था हो। अखिलेश, एक तरफ ये मुद्दे हैं, लेकिन अलायंस से भी फिर सवाल पूछे जाएंगे बहुत सारे चीज़ों पे कि अलायंस भी स्टैंड ले। और वो परेशानी आपकी कि अब संदेश खाली में जो महिलाओं का हुआ अत्याचार की बात हो रही है, क्या आप लोग उस पर बोल सकते हैं कि आपको चुप रहना पड़ेगा? नहीं, चुप नहीं रहना पड़ेगा। जहाँ भी महिलाओं के साथ अगर कहीं है तो कानून है और न्याय मिले उनको, लेकिन उसका पॉलिटिकल लाभ लेना अगर कोई चाहे, अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो न्याय की बात करें आप। इसके अलावा एक मुद्दा जो और भी है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। डू यू वेलकम द एससी मूव? क्योंकि सुना है कि उसके कारण बड़ी कड़की चल रही थी सब पार्टियों की। उस पर हर तरह की बहस हो सकती है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज चंदा ले सकते हैं, ये बात अलग है। जो सरकार में है उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, उनको ज़्यादा चंदा मिल रहा है, तो ये जो जनता में संदेश गया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई। वैसे थोड़ी कड़की है बाकी पार्टियों को, खासकर रीजनल पार्टीज के लिए बड़ी मुश्किल होती है जो अपोजिशन में आ जाती हैं। नहीं, वो तो हमारे कार्यकर्ता और जो समर्थक होते हैं समय समय पर सहयोग करते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भी जो गाइडलाइन है उसमें बाकायदा नियम है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रन करने के लिए चंदा ले सकती है। लेकिन ये खुलासा जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी जितना पैसा किसी पे नहीं है। इन्होंने तो इतने कम दिनों में इतना पैसा बना लिया, तो ये तो खुशी की बात है। लायक लोग हैं। नहीं, कम से कम ये बात खुशी की इसलिए, और सुप्रीम कोर्ट धन्यवाद देते हैं कि कम से कम देश की जनता जान गई कि सबसे ज़्यादा चंदा किस पे आता है। क्यों आता है उनके पास ज़्यादा? इसलिए आता है कि वो सरकार में आप जिसको लाभ दोगे वो लाभ आपको देगा। यानी कुछ क्विड प्रो को हो रहा है। स्वाभाविक है, ये दुनिया की। अच्छा ये बता मुझे, चलिए अब छोड़े हम ये इस प्रदेश की जनता की भी थोड़ी बात करें। आपने एक्सप्रेसवे दिया जैसा दूसरा एक्सप्रेसवे आपने भी कहा है नहीं है, आपने मेट्रो दिया लखनऊ को, आपने शिल्पग्राम जैसी इंस्टीट्यूशन बनाए, पूरे प्रदेश में सोलर पावर को प्रमोशन दिया आपने, 17 लाख लैपटॉप बांटे आपने। गलत कह रहा हूं? इतने 17 लाख, 20 लाख के लगभग, 20 लाख के करीब आपने 20 लाख लैपटॉप बांटे। एक परिवार में एक लैपटॉप गया, परिवार के अंदर कितने लोग होते हैं? 5 कम से कम एवरेज, तो 1 करोड़ लोगों को आपने अपनी स्कीम से टच कर दिया। अखिलेश यादव जी ये बताइए कि विकास पे वोट कौन दे रहा है? वो समय था जब बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही थी। आज हर परिवार में बेरोजगार बैठे नौजवान, और ये उदाहरण है कि 60 लाख बच्चों ने जब परीक्षा दी और जब परीक्षा लीक आउट हुआ, नौजवान जब सड़कों पर आ गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया उस आंदोलन में, नौजवान स्वयं आया और सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। तो अब जो नौजवान है वो नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, विकास चाहता है, पॉजिटिव मुद्दे चाहता है, नकारात्मक राजनीति से दूर हटना चाहता है। तो उसका परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और ये 400 पार का क्या होगा? बीजेपी ने कहा है अगर वो 400 पार कह रहे हैं तो हम लोग जनता से कहेंगे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है इन्होंने और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ाई है और लगातार जो मुद्दे जनता को गुमराह करते हैं उनको उठाते हैं, तो इनको 400 हराओ। 400 हार बीजेपी। अगर वो 400 पार की बात कर रहे हैं तो हम विपक्ष के लोग करेंगे 400 हार। अखिलेश यादव, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अखिलेश यादव सेइंग बीजेपी के 400 पार के नारे के खिलाफ 400 हार का नारा है। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में जब वोट पड़ेगा तो बाइसिकल चलेगी या बुलडोजर। अखिलेश यादव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।